Hello students, today I am going to teach you biology of class 9th. The topic is the cell structure. Do you know what is cell? Let us know about the cell. Cells are the building blocks of living beings. सेल क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे कि एक दीवार बनाने के लिए हमें ईंटों की जरूरत पड़ती है, सेम वे लिविंग बीइंग्स सेल के हेल्प से बनते हैं। दुनिया की हर चीज जो भी लिविंग है वो सेल से बनी हुई है। ऑल द लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, सारे के सारे किससे मिलके बने हुए हैं? सेल्स से। एंड द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल मीन्स सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है, एंड फंक्शनल हर सेल का अपना अपना एक फंक्शन होता है। जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है, लंग्स है, उसके जो सेल्स है उसका काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऐसे ही एक्सक्रीटरी कुछ जो हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालने का काम भी किसका होता है? सेल का। ऐसे ही हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सेल रेगुलेट करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। The third one is all the living beings develops from the pre-existing cell. इधर pre-existing का मतलब है वो cells जो पहले से present होते हैं। हर नया सेल पुराने सेल से डिवाइड होकर बनता है। तो थर्ड पॉइंट का यही मतलब है कि all the living beings develop from the pre-existing cell। जो पुराना सेल है उसी से सारे नए सेल्स बनते हैं। सेल की सबसे पहले डिस्कवरी एक इंग्लिश साइंटिस्ट जिसका नाम रॉबर्ट हुक था उसने की थी, और उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल थ्योरी दी। सबसे पहला था मैथ्यूस क्लेडेन। ही वाज अ बॉटनिस्ट। वो एक बॉटनिस्ट थे और उन्होंने प्लांट सेल की स्टडी की थी। उन्होंने प्लांट सेल की स्टडी करने के बाद बताया कि जो जितने भी प्लांट सेल्स हैं वो सारे उनकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब ये सेल्स रेगुलेट करते हैं। सेम वे थियोडोर शिकवान आए। वो एक जूलॉजिस्ट थे और उन्होंने भी एनिमल सेल्स की स्टडी करी। वो एक जूलॉजिस्ट थे इसलिए उन्होंने एनिमल सेल्स की स्टडी करी, और उनको भी ये पता चला कि सारे एनिमल्स, हम अगर एनिमल का कोई भी पार्ट ले लें तो जब हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो तब भी हमें क्या दिखेंगे? सेल्स दिखेंगे। इसीलिए इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी बनाई जिसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। और इन दोनों ने मिलकर ये बोला कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स, और सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर कुछ समय बाद एक थर्ड साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्को। इन्होंने एक और अपनी थ्योरी उसी थ्योरी में ऐड करी थी। वो ये वाली थी कि ऑल लिविंग बीइंग्स डेवलप्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो सारे पुराने सेल से मिलकर बनते हैं। कोई भी अगर नया सेल बनेगा तो वो पिछले पुराने सेल से मिलकर बनता है। सेल बहुत सारे काम कर सकता है हमारी बॉडी में। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे उसके फंक्शंस लिखे हुए हैं। सबसे पहला, इट ऑक्सीडाइजेस द फूड वी टेक। हम जो भी खाना खाते हैं हम उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं। तो ये सेल का काम है, वो उसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देता है, और उसके साथ ही एनर्जी रिलीज करता है जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। सेकेंड, इट रिप्लेस वॉर्न आउट सेल्स। हमारी बॉडी के जो सेल्स पुराने हो गए हैं, खराब हो गए हैं, तो उनको वो रिमूव करके नए सेल्स को बनाता है। नेक्स्ट, इट्स रेस्पायर एंड एक्सचेंज गैसेस। जैसे मैंने अभी बताया था, हमारे लंग्स के जो सेल्स होते हैं वो, लंग्स के भी सेल्स, हमारी बॉडी के सारे सेल्स वो रेस्पायर करते हैं और गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। कौन सी गैसेस? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आती है तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देती है। इट रेप्लिकेट्स इट्स ओन सेल। और ये खुद ही, रेप्लिकेट मीन्स डिवाइड होना, और ये खुद ही अपने आप से 1 से 2 बन जाए, 2 से 4, इस तरीके से ये डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट इज मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मीन्स होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। इट मेंटेन्स टेम्परेचर।
और हर सेल, ईच सेल हैज इट्स ओन लाइफ स्पैन, हर सेल का अपना लाइफ स्पैन होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स एक पर्टिकुलर ईयर्स तक ही जीवित रहते हैं, इन द सेम वे सेल्स जो होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर टाइम तक ही रहते हैं। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो जल्दी मर जाते हैं, जैसे कि आरबीसीज जो होती हैं, हमारी ब्लड के जो सेल्स होते हैं, ये आरबीसीज का सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। ये आरबीसीज जो होती है वो 120 डेज तक रहती हैं, लिविंग रहती है। नाउ अब हम देखेंगे कि सेल का शेप और सेल का नंबर और सेल का साइज कैसे डिफर करता है। सबसे पहले आया सेल का शेप। सेल का शेप कैसा भी हो सकता है, कभी कभी इरेग्युलर होता है, सिलिंड्रिकल होता है, स्टार शेप होता है, क्यूब होता है और क्यूबॉइड हम कह सकते हैं। इरेग्युलर हम देखते हैं हमारे डब्ल्यूबीसीज में। सेल हमारे ब्लड के जो कंपोनेंट में होता है डब्ल्यूबीसीज के जो सेल्स होते हैं वो इरेग्युलर शेप होते हैं, मतलब उनका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं जो सिलेंडर के शेप के होते हैं। नेक्स्ट स्टार शेप इस तरीके से। ऐसा सेल्स होता है हमारे नर्व सेल। जो सेल्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं उनको वो कैसे किस शेप के होते हैं, स्टार शेप के। नेक्स्ट इज सेल का नंबर। सेल का नंबर डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी साइज पर। जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतनी ही ज्यादा उसमें सेल की नंबर होगी। नेक्स्ट इज सेल साइज। सेल साइज भी हमारे जो होते हैं सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़ा सेल भी होता है, और सेल का साइज हम माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। माइक्रोमीटर होता है 1/1000 ऑफ मिलीमीटर। जैसे दुनिया का सबसे छोटा सेल होता है बैक्टीरिया, जिसकी जो साइज होती है वो 0.1 म्यू एम से 0.1.0 माइक्रोमीटर तक। सेकेंड इज लॉन्गेस्ट सेल। लंबाई में सबसे बड़ा सेल जो है वो है नर्व सेल, जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और इसकी है 0.1 मीटर टू 1 मीटर। और दुनिया का लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा सेल, सबसे बड़ा जो सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग है, और वो एक सिंगल सेल है। तो सबसे बड़ा तो सेल का शेप, नंबर और साइज सब कुछ क्या करता है, डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, डिफरेंट। ये पार्ट्स ऑफ सेल। सेल वैसे तो बहुत इतना छोटा है कि हम उसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते, पर ये जितना छोटा है उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए इट इज वेरी स्मॉल बट वेरी कॉम्प्लेक्स। इसीलिए हम देखेंगे अब सेल के पार्ट्स कि सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले सेल के दो मेन पार्ट होते हैं। एक तो बाहर की लेयर, सबसे आउटर लेयर, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन, और एक और जो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट होता है, लिक्विड जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी दो मेन पार्ट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनील्स और सेल इंक्लूजन्स होते हैं। सेल ऑर्गेनील्स में हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड्स और बहुत सी सेल ऑर्गेनील्स देखेंगे। सबका स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस जानेंगे। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिस तरीके से हमारी बॉडी में ब्रेन इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से एक सेल में न्यूक्लियस भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस हमारे पूरे सेल की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है सबसे पहले उसकी आउटर लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, फिर आता है न्यूक्लियोप्लाज्म एंड देन इज क्रोमैटिन मटेरियल। अब हम इन सारे सेल ऑर्गेनील्स को वन बाय वन देखेंगे और सबके स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ेंगे। हम देखेंगे सेल के मेजर फंक्शनल रीजंस। मेजर फंक्शनल रीजंस में आएंगे हमारी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सबसे पहले आता है सेल वॉल। सेल वॉल हमारे सेल की सबसे आउटर कवरिंग होती है और ये सेल्यूलोज से मिलके बनती है। इसका मेन काम होता है हमारे सेल को शेप देना और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब उसको हार्ड बनाना, रिजिड बनाना, और एक और काम कि ये मेम्ब्रेन जो होती है वो फुल्ली परमिएबल। परमिएबल मतलब कि वो सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर आने देती है। सेकेंड इज हमारी सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम उसको भी बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के जस्ट अंदर होती है, और ये पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो कि लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बनती है। ये वाली मेम्ब्रेन जो होती है ये सेमी परमिएबल मीन्स जो
सब्सटेंसेस हमारे सेल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ उन्हीं सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने देती है, अदरवाइज उनको आने नहीं देती है। जो अनइम्पॉर्टेंट, जो सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सेल के लिए, उनको वो अंदर नहीं आने देती है। इसीलिए हम इस मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये हमारे सेल के अंदर के कंटेंट को और सेल के बाहर के कंटेंट को सेपरेट करके रखती है। साथ ही साथ ये हमारे आयंस का रेगुलेशन, जो हमारे सेल के अंदर आयंस है, जो सोडियम आयंस है, पोटेशियम आयंस है, इनका रेगुलेशन को भी कंट्रोल करती है और उसको बैलेंस करती है। थर्ड मेन पार्ट है हमारे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारे सेल के पूरे अंदर जेली जैसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसमें सारी ऑर्गेनील्स वहां पे सस्पेंडेड, वहां पर फंसी हुई होती हैं। ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो 90% वाटर से बना हुआ होता है, और साथ में इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स और केमिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमारी बॉडी की सारी केमिकल रिएक्शंस, सेल की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है, वो इसी साइटोप्लाज्म में होती है। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक ऑर्गेनील, सेल के अंदर जैसे दो ऑर्गेनील यहाँ प्रेजेंट है, तो एक ऑर्गेनील से दूसरे ऑर्गेनील तक वो मटेरियल को ट्रांसफर, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनको ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा आया न्यूक्लियस। हमारा प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, और जो न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल या फिर ओवल शेप में होता है। न्यूक्लियस में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे सबसे आउटर लेयर जो होती है उस जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन होती है ये डबल लेयर्स की होती है, मतलब 2 लेयर्स होती है इस मेम्ब्रेन की, और ये हमारा न्यूक्लियस के कंटेंट को और साइटोप्लाज्म में जो सब्सटेंसेस हैं उनको आपस में सेपरेट करके रखता है। और न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में मटेरियल्स भी आपस में एक्सचेंज होते हैं, जो ये इसमें जो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो गैप्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ये हमारा मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। सेकेंड इज न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरीके से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म लिक्विड जैसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, सेम वे न्यूक्लियस के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, लिक्विड जैसा, जेली जैसा सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसमें मेनली हमारा न्यूक्लियोलस और ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर जिनको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, ये इसमें सस्पेंडेड रहते हैं। थर्ड इसका मेन पार्ट है क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्रोमेटिन मटेरियल, ये जो हमें धागे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं हमारे क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्रोमेटिन मटेरियल जब सेल हमारा डिवाइड होता है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल भी क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स हमारे हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं। हेरिडिटरी मींस जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में प्रेजेंट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे हमें हमारे पेरेंट्स के क्रोमोसोम हम में ट्रांसफर हुए हैं, तो इनका मेन फंक्शन होता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब जो पेरेंट्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी वो उनके बच्चों में ट्रांसफर हो गई। तो ये हमारा काम कौन करता है, क्रोमेटिन मटेरियल, जो कि हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। एक और पार्ट जो न्यूक्लियोप्लाज्म में सस्पेंड होता है वो होता है न्यूक्लियोलस। और इस न्यूक्लियोलस, ये नॉन डिवाइडिंग, ये डिवाइड नहीं होता है, और इसमें बहुत सारा आरएनए प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसका मेन काम होता है, ये वो जगह होती है जहां पर राइबोसोम्स, जो हमारी एक टाइप की सेल ऑर्गेनील है, यहाँ पर बनती है, और जब यहाँ से बन जाती है तो ये हमारा साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था न्यूक्लियोलस जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, सेम वे सेल जो होता है, सेल में न्यूक्लियोलस ब्रेन की तरह होता है, सॉरी न्यूक्लियस ब्रेन की तरह होता है, क्योंकि न्यूक्लियस ही हमारी सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस जो इंफॉर्मेशन देता है, हमारा सेल वो काम करता है। अब हम वो ऑर्गेनील्स देखेंगे जो हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम वो ऑर्गेनील्स पढ़ रहे हैं जो प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक इलोंगेटेड, स्फेरिकल और रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इलोंगेटेड मीन्स लंबा सा, स्फेरिकल थोड़ा गोल, और रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है। और हर माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन्स होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ होती है, एकदम चिकनी होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है। तो इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है और आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है।
अब इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो ऐसी फोल्डेड होती है कि उसमें फिंगर्स जैसे प्रोजेक्शन होते हैं। ये फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस हमारे क्या कहलाते हैं, क्रिस्टे। और ये क्रिस्टे उनको ज्यादा सरफेस एरिया देता है जिससे ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो पाए। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम है फूड को ऑक्सीडाइज करना। ये हमारे फूड को ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसको हम उस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये हमारे फूड को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। किसकी हेल्प से, बहुत सारे एंजाइम्स जो कि हमारे इस माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये हमारे फूड को ऑक्सीडाइज करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी रिलीज भी करता है। तो सेल की सिर्फ यही एक जगह है जहां पर एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, because it is the only area where the energy is released by the oxidation of food। और वो एनर्जी स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसके फॉर्म में हमारे सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। और जब भी हमारी बॉडी को नीड होती है तो यही एटीपी यूज करके हमारी बॉडी उसको अपनी एनर्जी को फुलफिल करती है। नेक्स्ट हम ऑर्गेनील देखते हैं गोल्जाई बॉडीज। गोल्जाई बॉडीज मेनली 3 स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती है। एक तो ये फ्लैट सेग्स दिखते हैं जिनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी, साथ में वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो बड़े होते हैं उनको हम वैक्यूल्स कहते हैं और छोटे वाले वैक्यूल्स को हम बोलते हैं वेसाइकल्स। जो गोल्जाई बॉडीज होते हैं वो एनिमल सेल्स में तो क्लियरली दिखते हैं और न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में गोल्जाई बॉडीज बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड और डिसअपियर्ड दिखते हैं, मतलब वो धुंधले धुंधले दिखते हैं और मोस्टली दिखते ही नहीं है। गोल्जाई बॉडीज मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारी एक ऑर्गेनील है जिसकी वजह से ये गोल्जाई बॉडीज बनते हैं। नेक्स्ट इज, इसका मेन काम है जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल बनाता है उसको कंडेंस करके और पैक करके रखना है। ये पैकेज इन वैक्यूल्स के अंदर होती है। उसके बाद इसका एक और मेन काम है वो है सिक्रीशन। ये बहुत सारी चीजों को सिक्रीट करके सेल में देता है। वो होती हैं प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स हैं और हार्मोन्स हैं। इनको ये सिक्रीट करके हमारे सेल को प्रोवाइड करता है। और इनका एक काम और है, एक और ऑर्गेनील जो हमारे सेल के अंदर होती है वो होती है लाइसोसोम, जो इन गोल्जाई बॉडीज की वजह से बनती है। तो इसमें हम इसका मेन फंक्शन याद रखेंगे जो होता है सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। चिल्ड्रन, द नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि ये हमारे सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, उसको एक रिजिडिटी देता है जिससे हमारा सेल का शेप बिल्कुल मेंटेन रहता है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हियर एस मींस स्मूथ, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए क्योंकि इसका जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इस वाले रेटिकुलम की, ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती हैं और इनका मेन काम होता है लिपिड्स और स्टेरॉइड्स को बनाना। नेक्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक। हम इसको रफ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके सरफेस पर रफली राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं और राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो सरफेस होता है वो रफ हो जाता है। इसीलिए हम इस रेटिकुलम को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स का प्रेजेंट होने की वजह से इनका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, सिंथेसिस करके उसको ट्रांसपोर्ट भी करना। इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है ट्रांसपोर्ट एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। चिल्ड्रन, अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनील्स पढ़ेंगे। अब फोर्थ हमारी ऑर्गेनील जो बोथ प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होती है वो होती है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हमारे हर टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और इनका स्ट्रक्चर ऐसे 2 यूनिट से मिलके बनता है। एक बड़ी यूनिट होती है बिग सब यूनिट और एक उसी से छोटी सी यूनिट होती है जिसको बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट। ये दोनों मिक्स होके हमारे बनाते हैं राइबोसोम्स। हमने देखा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये राइबोसोम्स हमारे मिलके बनते हैं आरएनए और प्रोटीन से और इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस। नेक्स्ट है हमारे लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए, क्योंकि ये हमारे इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सेल में जब भी कोई एक्सटर्नल चीज आती है
जर्म्स आते हैं, वायरसेस आते हैं, ये उसको सारा डाइजेस्ट कर देता है। हमारे जो पुराने सेल्स होते हैं उनको भी ये डाइजेस्ट करके बाहर निकाल देता है। इन लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जब भी सेल की ऐसी कंडीशन आती है जब सेल भूखा रहता है तो ये अपने ही सेल के अंदर की ऑर्गेनील्स को खाकर सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। दैट इज व्हाई लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। थर्ड हमारी ऑर्गेनील है परऑक्सीसोम्स और माइक्रोबॉडीज। ये परऑक्सीसोम और माइक्रोबॉडीज सेल में प्रेजेंट होती हैं और हमारे सेल के टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए हेल्प करती हैं। जैसे कि इसमें मेन एंजाइम जो प्रेजेंट होता है उसको हम कैटालेज बोलते हैं। हमारे में सबसे जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। उस हाइड्रोजन परऑक्साइड को ये कैटालेज रिमूव करने में हेल्प करता है और ये जनरली हमारी बॉडी के किडनी और लीवर सेल्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट में हम देखेंगे तो लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, तो प्लांट में ये लीफ सेल्स में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल्स में किडनी और लीवर के सेल्स में। और ये एनिमल सेल्स में करेगा टॉक्सिक प्रोडक्ट को रिमूव, वाइल और प्लांट्स में इसका काम रहेगा फोटो रेस्पिरेशन का। फोर्थ हमारा है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील है जो हमारे प्लांट को और एनिमल के सेल्स को रिजिडिटी और टर्जिडिटी देती है। रिजिडिटी मींस जो हार्ड बना के रखती है और टर्जिडिटी उसको थोड़ा गीला बना के रखती है, टर्जिड बना के रखती है। तो और इसका मेन काम, इसकी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम वैक्यूल की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट और इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सेल सेल। इसका मेन काम होता है न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करना और इसका एक और फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल।